हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, सारे स्मार्ट किड्स। और आप लोग सब जानते हैं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है और आप सब सोच रहे होंगे कि मैथ्स बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है ना। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और रफ कॉपी का यूज़ करेंगे, साथ में हर चीज़ लिखते रहेंगे, लिख कर देखेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तो मैथ्स आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आज इसी कंटिन्यूएशन में हम मैथ्स का एक बहुत ही इजी टॉपिक लेकर आया हूं, जो है आपके लिए बेसिक एलिमेंट्री शेप्स, यानी अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स क्या होते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चों। हमेशा की तरह आप इस ब्रेन लाइन को देख लीजिए। ये लाइन जब ग्रीन हो जाएगी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन स्किप करके देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो इसको चलने दो और हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। बहुत इजी टॉपिक है। और इसके पहले एक रफ नोटबुक अपने पास रख लो और रफ नोटबुक के अंदर उसको आप देखते रहो, जो भी मैं बोलूं उनको आप लिखते जाना। तो आपको जब वीडियो खत्म होगा उसके बाद में आप उसको वापस एक बार रिकैप करना, तो आपको बहुत इजीली वापस से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को फिर से एक बार दो बार देखो तो आपको एलिमेंट्री शेप्स में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, तो हम शुरू करते हैं हमारा एलिमेंट्री शेप्स ऑफ क्लास 6। राइट, तो सबसे पहले आप पिछली क्लासेस के अंदर देख चुके हो कि लाइंस क्या होता है, रे क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, है ना। ये सब आप देख चुके हो। लेकिन अभी आपको समझना है कि जैसे अगर हम एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, उन लाइंस को आप कैसे कंपेयर करोगे, कैसे आप मेजर करोगे। लाइंस क्या होती है, एक धागे की तरह होती है, जिसके अंदर ना विड्थ होती है ना हाइट होती है। सिर्फ आपको एक लेंथ मिलेगी जो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक होगी और आपको उसको मेजर करना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं हमारा कंपैरिजन ऑफ लाइंस। तो हम समझते हैं कि हम लाइंस को मेजर कंपेयर कैसे कर सकते हैं। राइट, तो कंपेयर करने के लिए बहुत इजी है बच्चों। पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसकी ये आप कॉपी में लिख लो, ठीक है, बना लो ऐसी फिगर्स। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, 3 तरीके होते हैं कंपेयर करने के। एक होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी हमें देख के पता लग जाता है कौन सी लाइन बड़ी या छोटी है, ठीक है। एक होता है हमारा डिवाइडर का यूज करके, और एक होता है हमारा ट्रेसिंग पेपर का यूज करके। तो हम तीनों को एक बार समझते हैं। सबसे पहले होता है ऑब्जर्विंग, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ए बी और सी डी, तो देखने से पता चल रहा है कि सी डी ज्यादा लंबी है और ए बी लाइन छोटी है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बाय ऑब्जर्विंग द इन डायग्राम वी कैन इजीली फाइंड विच लाइन इज शॉर्ट एंड विच लाइन इज लॉन्ग। राइट, दूसरा है आपका डिवाइडर से, ठीक है। अब देखो, अगर हम डिवाइडर को इन दोनों के ऊपर रखते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब सेम डिवाइडर को हमने रखा सीडी के ऊपर, तो देखो दोनों बराबर आ रहा है, यानी सीडी की लेंथ और एबी की लेंथ डिवाइडर में बराबर है। बस आप ध्यान रखना, डिवाइडर के जो दोनों तरफ नीडल्स होती है ना, वो पॉइंट्स बराबर उन पॉइंट्स पे जाना चाहिए जहां पर लाइन खत्म हो रही है और जहां दूसरा पॉइंट खत्म हो रहा है। तो एकदम सही पे आना चाहिए, जैसे कि इसके अंदर दिखा रहा है, ठीक है। अब दोनों को हमने जब मेजर किया तो क्या लिखा हुआ, क्या समझ में आ रहा है कि दोनों लाइन बराबर है। तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों जो सिंबल है वो है लाइंस का, ठीक है। तो ए बी बराबर है सी डी के। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, ई एफ को मेजर किया। तो जब ई एफ को मेजर किया, ठीक है, तो डिवाइडर हमारा ज्यादा हमें स्ट्रेच करना पड़ा, और सी डी को जब हमने मेजर किया तो हमें थोड़ा सा उसको कम करना पड़ा, ठीक है। तो जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है, इसमें ई एफ बड़ी है। तो ई एफ इज ग्रेटर देन सी डी। बहुत सिंपल है ना। अब तीसरी कंडीशन, अगर हम जी एच और ई एफ को मेजर करते हैं, तो ई एफ तो हमेशा की तरह से बहुत बड़ी थी, और जब हमने ई एफ को जी एच को मेजर करने लगे तो जी एच के मेजर में तो वो डिवाइडर को हमको और छोटा करना पड़ रहा है। तो यानी क्या करना पड़ रहा है, ये छोटी लाइन है, तो हम कैसे लिखेंगे, जी एच इज स्मॉलर देन ई एफ, है ना। तो इस तरह से आप इसको डिवाइडर का यूज करके आप इजीली मेजर कर सकते हो। तो पहला था हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा था हमारा विद द यूज ऑफ डिवाइडर,
और तीसरा है ट्रेसिंग पेपर। जैसे मान लो ये एक पेपर है, इस पे एक लाइन बनी हुई है, ठीक है। अब ये दूसरा पेपर है, हम इन दोनों पेपर्स को पास में लाते हैं। तो जब आप पास में लाओगे तो ट्रेसिंग पेपर पे आपको पता चल जाएगा कि ऊपर वाली लाइन और पीछे वाली लाइन दोनों बराबर है कि नहीं, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर वो बराबर है तब तो आपको पता चल जाएगा कि ए बी इक्वल टू सी डी, है ना। तो बहुत ईजी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत इजीली लाइंस को कंपेयर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइंस को मेजर कैसे करें। तो मेजर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है स्केल, राइट। तो स्केल तो बहुत इजी तरीका है। अब आप इसके अंदर देखो, आपको यहां पर जो लाइंस दिख रही है वो थोड़ी सी वाइड है सारी, और यहां पर जो आपको लाइंस दिख रही है वो बहुत नजदीक नजदीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है इंचेस और ये है आपका सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जो एक एक सेंटीमीटर के हैं, और सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है, मिलीमीटर होता है। तो 10 मिलीमीटर जब 10 लाइनें बनती है ना, तब 1 से लेकर 2 आएगा। ऐसे ही 2 से 3 सेंटीमीटर कब होगा, जब उसमें 10 लाइनें और जुड़ेंगी, यानी 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ इंचेस है, ठीक है। तो यहाँ 2.5 सेंटीमीटर लगभग अप्रोक्स का 1 सेंटीमीटर होता, आपका 1 इंच होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इंचेस में हम मेजर करते हैं और सेंटीमीटर में। लेकिन आपके स्कूल के अंदर जब भी आप मेजर करोगे तो आपको सेंटीमीटर्स में ही ज्यादातर लिखना पड़ता है आंसर्स को, राइट। जैसे अगर मान लीजिए, अगर हम इन दो लाइनों को इसको और इसको मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है, ठीक है। अब हमें सेंटीमीटर्स को ही लेना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जहां से स्टार्ट होती है स्केल, वहां से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो हमने पॉइंट ए पर यहां रखा और पॉइंट हमने बी पर देखा कि कितना स्कोर आ रहा है। तो इससे बाहर नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। तो हमारा जो आ रहा है वो 13.5 सेंटीमीटर आ रहा है। अब तो हम लिख देते हैं 13.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, राइट। तो ये हमने लिख दिया 13.5 सेंटीमीटर। अब हम GH की मेजर करते हैं, देखते हैं कितनी आती है, राइट। तो हमने इसको यहाँ पर G पर रखा और हमने यहाँ पर रखा और हम इसको मेजर करते हैं, तो ये आ रही है 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको लाइंस को मेजर करना पड़ेगा। तो आई होप कि अब आप कंपेयर करना सीख गए हो और कैसे स्केल की यूज करके हमें लाइंस को मेजर करना है, राइट। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ 5 फिगर्स बना रखे हैं, ठीक है। आप अपनी रफ कॉपी के अंदर लिखते जाना कि कौन कौन सी पेयर ऑफ लाइंस मैंने समझाया है आपको, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की पेयर ऑफ लाइंस होती है जो अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। तो जो मैं नाम बोलूं वो आप अपनी कॉपी में लिखते जाओ, राइट। तो यहाँ पर 5 फिगर्स है, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम फिगर नंबर 1 समझते हैं। ये है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि लाइन, ये वाली लाइन AB और CD आपस में कट रही है। कहां पर कट रही है, इस पॉइंट पर। तो ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। अब सेकंड है आपकी पैरेलल लाइंस। बच्चों कॉपी में लिख लो, सेकंड है आपकी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में कनेक्ट जुड़ेंगी नहीं, ठीक है। जिस तरह से AB और CD, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, AB पैरेलल टू CD। ये दोनों आपस में पैरेलल है। जैसे हमारी रेलवे ट्रैक आपने देखी है, 2 पटरियां आपस में साथ साथ तो चलती है लेकिन मिलती नहीं है ना। तो ये आपकी हो गई पैरेलल लाइंस, 2 हो गई। अब तीसरा देखो, यहां पर ये हो गया परपेंडिकुलर लाइंस को हम कहते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे। तो ये जो एंगल होगा ना, ये आपका 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर जब भी बोले तो समझ जाना एकदम से प्लस की तरह साइन होगा, ठीक है। और उसका एंगल कितना होगा, 90। तो AB, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, AB परपेंडिकुलर का ये साइन है और CD लिख दो। तो ये हो गया परपेंडिकुलर का साइन। समझ में आ गया, बोलना मत, ये भी कॉपी में लिख लो। अब एक होता है हमारा चौथा नंबर है स्क्यूड लाइन। स्क्यूड लाइन का मतलब होता है वो दोनों लाइनें जो ना आपस में कभी मिलेंगी और ना पैरेलल है। तो देखो, अब अगर आप देखोगे तो जो लाइन AB है वो तो इस तरह से आगे जा रही है, ऐसे जा रही है, और ये जो लाइन है वो इधर जा रही है, ठीक है। तो इस लाइन का बॉक्स अलग है, जैसे एक लाइन तो इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है।
तो ना तो ये कभी लाइन मिलेगी ना ये लाइन मिलेगी, तो दोनों लाइन क्या हो गई, स्क्यूड लाइन हो गई। सिंपल। अब सबसे लास्ट है अपना कॉन्ग्रेंट लाइंस। कॉन्ग्रेंट लाइंस क्या होती है, जहां पर बहुत सारे लाइंस आपस में एक ही पॉइंट पर आकर मिलती है। जैसे ये जो पॉइंट है, ये सारी लाइनें एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही है, जैसे हमारी साइकिल का चक्का, पहिया है ना, सारी जो स्पोक्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, वो सब एक ही जगह पर आकर मिलते हैं। तो वो जो पॉइंट होता है जहां से हमारी साइकिल चलती है, वो कहलाती है हमारी कॉन्ग्रेंट लाइंस, राइट। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक एकदम से सही समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगल्स कैसे मेजर करें। तो एंगल्स मेजर करने के लिए तो आपको मालूम है स्केल तो काम आएगी नहीं, तो एंगल्स मेजर करने के लिए काम आएगा ये डी, जो कि लेटर डी की तरह होता है और बहुत ईजी है बच्चों इसको नापना और बड़ा मजा आता है इसको नापने में। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर ये मेरा एंगल है, यहां पर मेरा पॉइंट है, जैसे आप देख रहे हो यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, इस तरह से। तो मेरे को डी आप देख रहे हो, तो डी में सबसे ऊपर जो लाइन है वो आपकी 90 डिग्री बताएगी। यहां से होगा 0, फिर 180, ठीक है, वहां से भी 0 हो सकता है, ये 180 हो सकता है, और बीच की लाइन हमेशा 90 डिग्री पर ही रहेगी। तो जो डॉट, जो आप लाइन होती है ना, ये लाइन, तो आपको कैसे रखना है, अब ये लाइन इस तरह से, ठीक है। तो देखो ये जो नीचे की लाइन है और यहां से लाइन तक कनेक्टेड है और ये लाइन मेरी ऊपर जा रही है, तो यानी जब तक ये 90, ये अगर लाइन यहां आ गई तो ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बनेगा। लेकिन इसके अंदर अंदर है तो ये 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। तो आपको यहां से फिर मेजर करना पड़ेगा और उस तरफ जाना पड़ेगा। अब लाइन अगर आपकी इस तरफ है, जैसे आप दूसरे फिगर में देख सकते हो, लाइन इस तरफ है, तो फिर आप यहां से मेजर नहीं करोगे, फिर आप ऐसे मेजर नहीं करोगे, फिर आपको कैसे मेजर करना है, यहां से मेजर करना है। तो ये लाइन यहां कनेक्ट हो जाएगी और यहां से, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, तो दोनों का मेजर करने का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे कि हम डी से समझते हैं, जैसे हमने डी, हमें सबसे पहले डी यहां रखते हैं, देखो जैसे आपको ये डी दिख रहा है, ठीक है, तो डी में मैंने क्या किया, डॉट हमारा यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये यहां से हम डी को मेजर करेंगे और देखेंगे कितना डिग्री है, ठीक है। इस तरह से अगर हम इस वाले पे डी को ले जाते हैं तो डी यहाँ पर डॉट पे आएगा, सेंटर वाला जो डॉट होगा वो यहाँ रहेगा, और हम उधर से नहीं, अब इस तरफ से मेजर करेंगे और देखेंगे कि ये एंगल कितना है, ठीक है। आप डी से मेजर करना सीखो, प्रैक्टिस करो, तो आप बहुत मजा आएगा और बहुत ही अच्छे नंबर और ज्यादा नंबर इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री सबसे ईजी है, राइट। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, इसको हम कंपेयर कैसे करते हैं। जैसे मैंने लाइंस को कंपेयर करना बताया था, वैसे इसमें भी 3 तरीके हैं कंपेयर के। सबसे पहले ऑब्जर्व करना, जैसे कि हम नीचे वाले फिगर से आप देख के बता सकते हो किसका एंगल ज्यादा होगा और किसका एंगल कम होगा, ठीक है। क्योंकि डी में क्या होता है, 0 डिग्री से शुरू होता है और धीरे धीरे एंगल बढ़ता जाता है, ठीक है, इस तरह से। और अगर वो पूरा घूम के आ जाएगा तो वो 360 डिग्री हो जाएगा। तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से वापस 360। तो इस तरह से डी को हम मेजर करते हैं, ठीक है, डी से। इजी हो गया। अब देखो हमने ऑब्जर्व से तो पहचान लिया, अब ऐसे ही आप इसको डी से मेजर करके पहचान सकते हो कि इसका एंगल कम है, इसका एंगल ज्यादा होगा। ऐसे ही तीसरा है, हमें जैसे हमने ट्रेसिंग पेपर का किया था, तो 2 पेपर्स को ट्रेस करके, ट्रेसिंग पेपर यूज करके हम दोनों को पास में रख के एक के ऊपर एक, और पहचान सकते हैं कि दोनों में से किसका एंगल कम है, किसका ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इजी बहुत है, सबसे इजी है ये बहुत, ठीक है। तो आप कॉपी में अपने लिख रहे हो ना, हाँ, तो लिखते रहना, अपनी कॉपीज में लिखते रहो और मैं आपको समझाता जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। ये देखो कॉपी में लिख लो, ठीक है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो आपका डी होता है उसमें 90 डिग्री से अगर कम है, 90 डिग्री से अगर कम है एंगल, जैसे कि बता रहा, तो 90 देखो कहां पर पहुंचा, ये 45 पर ही पहुंचा है, 90 पे तो पहुंचा ही नहीं है। तो जो 90 से कम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। समझ में आ गया होगा, जो 90 तक नहीं पहुंचे वो एक्यूट एंगल, ठीक है, बहुत इजी। अब अगला, फिर से मैं एक लाइन बनाता हूं,
ये भी 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर नंबर कितना है, 120 डिग्री है, यानी कि तो 90 से भी आगे चला गया। तो जब कोई एंगल 90 से आगे चला जाए, यानी देखो कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, इस लाइन से भी आगे, ये लाइन है ना, इससे भी आगे यहाँ आ गई, ये लाइन तो अंदर थी और ये लाइन बाहर थी, ठीक है। तो यानी ये क्या कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ गया? एक्यूट मतलब 90 से कम, ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से भी ज्यादा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है राइट एंगल। बहुत इजी, ये जो लाइन है इस लाइन पे ही रुका हुआ है, यानी 90 डिग्री पर ही आकर हमारी लाइन रुक जाए, यानी कि लाइन ऐसे यहां पर रुक जाए, ना तो यहां है ना यहां है, तो यहां पर आकर रुक जाए। तो ये जो एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, 90 डिग्री। तो इस एंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से याद हो गया होगा। 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट, 90 डिग्री से ज्यादा होता है ऑब्ट्यूज, और जो 90 डिग्री पर आकर रुक जाए वो कहलाता है राइट एंगल, ठीक है। स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए तभी नंबर मिलेंगे, स्पेलिंग गलत हुई तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा होता है एक स्ट्रेट एंगल, यानी कि वो यहां तक तो आया लेकिन इसलिए लाइन नीचे आते आते एकदम स्ट्रेट हो गई कुछ ऐसे। तो ये देखो, ये हमारा 90 डिग्री था, ठीक है। तो ये यहां से जब यहां आएगा तो 90 प्लस 90 कितना हो गया हमारा, 180 हो गया। तो ये हमारा बन गया स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अब अगला है हमारा, अगर ये 180 डिग्री से भी ये लाइन नीचे की तरफ आ जाए, जैसे कि ये है, तो देखो यहां तक तो कितना था, 180 था, लेकिन ये 30 डिग्री और नीचे आ गया, तो ये लाइन नीचे चली गई। तो नीचे चलेंगे इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब उसके बाद में अगर ये लाइन थोड़ी सी और आगे चलती हुई वापस बी पे जाकर मिल जाती, जैसे ये लाइन है, तो ये ए से चली, ए से चलती हुई वापस बी पे जाकर मिल गई, तो कौन सा कितने डिग्री हो गए, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री यानी कि ये आपका बन गया कंप्लीट एंगल, राइट। कॉपी में लिखते रहो, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में अब ये लाइन शुरू ही नहीं हुई, ए और बी लाइन एक ही जगह पड़ी थी, तो जब शुरू ही नहीं हुई तो फिर एंगल ही नहीं बना, तो एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये कौन सा एंगल हो गया, 0 एंगल हो गया, ठीक है। तो हम इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। देखो, अगर 90 से कम तो एक्यूट, 90 से ज्यादा तो ऑब्ट्यूज, और सीधा 90 डिग्री पर तो राइट एंगल, और स्ट्रेट अगर 180 डिग्री हो जाए सीधी लाइन तो स्ट्रेट, और 180 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो रिफ्लेक्स, और अगर पूरा चक्कर काट कर वापस ए बी वाली लाइन ए के पास चली जाए तो 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल, और स्टार्ट ही ना हो तो 0 एंगल, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हमारा है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, लास्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। अब 3 तरीके के बच्चों मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप भी लिख लेना जो मैं बताता जा रहा हूँ, कॉपी पे बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो देखो, 2 तरीके से नापे जाते हैं, एक तो साइड से कि उनकी साइड्स बराबर है या नहीं है। तो 2 तरीके से आप ट्राइंगल्स का क्लासिफाई कर सकते हो, एक एंगल्स के यूज कर और एक आपका साइड्स को यूज करके। तो हम सबसे पहले हम समझते हैं साइड्स का यूज करके, जो कि हमारा पहले 3, ठीक है। अभी नीचे वाले मत देखो, ऊपर वाले तीनों पे नजर रखो। तो ये हो गए हमारे बाई साइड्स, यानी ये है बाई साइड्स। अब देखो, सबसे पहले आता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल के अंदर देखो मैंने तीनों लाइन बना रखी अलग अलग टाइप की, ये सिंगल लाइन, उसके बाद में ये डबल लाइन और ये 3 लाइन। तो तीनों ही लाइन आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें ए बी और सी, तो ए बी लाइन है ना, नहीं है बराबर किसके, बीसी के, बीसी भी नहीं है इक्वल किसके, एसी के, यानी कोई भी लाइन आपस में बराबर नहीं है। तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, स्केलेन ट्राइंगल, राइट। समझ में आ गया, बहुत इजी है। जब कोई भी लाइन आपस में बराबर ना हो, ठीक है, अगर आपको यहां पर लिखा हुआ नजर आए 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर,
18 सेंटीमीटर। अब देखो तीनों नंबर अलग अलग है तो समझ जाना है कौन सा ट्राइंगल हो गया, एस्केलेन ट्राइंगल। समझ में आ गया, बहुत इजी है ना। ओके तो देखो यहां पर देखो ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, दो लाइनें सेम है, एक लाइन इक्वल नहीं है। यानी कि देखो ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये 9 सेंटीमीटर, तो यानी कि दो लाइनें तो सेम है लेकिन एक लाइन सेम नहीं है, तो ये क्या सा हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। एग्जाम में कभी आ जाए ना व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आप लिख सकते हो इन अ ट्राइंगल देयर आर टू लाइंस इक्वल एंड वन लाइन इज नॉट इक्वल। ठीक है, आउट ऑफ 3 साइड्स ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरा है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल में देखो तीनों सेम है, ठीक है, तो यानी बन गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर हम एग्जांपल समझें, इसके भी 5 सेंटीमीटर की लाइन बनी हुई है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो तीनों 5 सेंटीमीटर यानी कि तीनों लाइनें बराबर है, तो ये बन गया हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। राइट, अब हम साइड से तो पहचान सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं ट्राइंगल को, लेकिन अगर हमें एंगल से भी पहचानना हो तो भी बहुत आसान है। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना एक्यूट, एब्ट्यूज, राइट एंगल, इस तरह से, तो हम ऐसे भी ट्राइंगल को समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसकी सब डिग्रीज 90 से कम है, अगर तीनों 90 डिग्री से कम है, जैसे देखो 45, 60, 70 सब 90 से कम है, तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। वही चीज है, सेम है, बस एंगल पे ध्यान रखना, 90 से कम हो सब तो एक्यूट एंगल बन जाएगा। अगर 90 से ज्यादा है, जैसे ये कितना है 120, तो 120 90 से ज्यादा है तो सीधा लिख दो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। राइट, तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब तीसरा है 90 डिग्री पर आके रुक गया, जैसे पिछली बार हुआ था, तो 90 डिग्री पे आके रुक गया तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। और सबसे लास्ट में इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, यानी कि तीनों एंगल्स बराबर है। ठीक है, तीनों बराबर एंगल कैसे, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो आप सोच रहे 70 70 70 भी तो हो सकता था, 80 80 भी तो हो सकता था, नहीं। ट्राइंगल का एक रूल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलते हैं ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री ही होगा, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, अगर एंगल ए आपका 40 डिग्री है और एंगल बी आपका 80 डिग्री है, ठीक है, अब आपको एंगल सी नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे, तो बहुत इजी है, इसको 180 से माइनस कर दो इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि आपको मालूम है तीनों को जोड़ने से कितना बनता है, तीनों को जोड़ोगे तो 180 बनेगा। तो अब यहाँ तो ये वाला हमको नहीं पता है और ये दो ही है, तो इन दोनों को ऐड करो, तो 80 और 40 को ऐड किया तो कितना होगा 120। अब इसको किससे माइनस कर दोगे, इससे, तो 180 को 120 से माइनस करो तो 0, 8 में से 2 गया कितना 6 और 1 में से 1 गया 0, तो यानी ये जो एंगल बना हमारा 60 डिग्री। अब इन तीनों को मिलाओगे तो वापस से क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ट्राइंगल हमेशा 180 डिग्री के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, आप नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस आगे 180 लिख दो और कोई भी दो एंगल दे रखे होंगे उन दोनों को जोड़ देना और उसको 180 से माइनस कर देना तो हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। राइट, तो वैसे कि आप सब लोग बहुत इंटरेस्टिंग और स्मार्ट किड हो, इंटेलिजेंट किड हो, और आप सब ने ये मेरे नोट्स भी साथ में कॉपी में लिख लिए होंगे, तो फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स आ गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपके सबके बहुत अच्छे नंबर आएंगे इस चैप्टर के अंदर, और ऐसे ही मैं चैप्टर्स लाता रहूंगा, फिर से नए चैप्टर्स। ठीक है, टिल देन प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स टेबल्स अच्छे से याद करो, टेबल्स इज द कोर पार्ट ऑफ योर मैथमेटिक्स। ठीक है, टेबल्स याद करो, चैप्टर्स को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो एंड गेट गुड मार्क्स ऑलवेज। ठीक है, और सरप्राइज करो अपने पेरेंट्स को कि मैथ्स इतनी हार्ड नहीं है जितनी दिखती है, बहुत इजी है। राइट, so we will meet again in the next chapter and next tutorial. Till then, bye bye from our Paradise. So much to learn. Namaste.